हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, आज की कक्षा, आज का विषय, आज का टॉपिक सब आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो आज की कक्षा है 9वीं। आज का विषय है गणित। गणित में भाग दूसरा, जिसे हम ज्योमेट्री या भूमिति भी कहते हैं। और हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ तीसरा, ट्रायंगल, त्रिभुज, जिसका तीसरा भाग आज हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, VTC दादर से। तो शुरू करेंगे। और हमारा जो आज का घटक होगा वह घटक है पहला, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। दूसरा है 30, 60, 90 अंश का गुणधर्म। तीसरा 45, 45, 90 अंश का गुणधर्म। और त्रिभुज की माध्यिका सब त्रिभुज से संबंधित ही है। 30, 60, 90 मतलब हुआ 30, 60, 90 अंश के कोण वाले त्रिभुज। 45, 45, 90 का अर्थ हुआ ऐसा त्रिभुज जिसके कोण 45, 45 और 90 हों। और चौथा त्रिभुज की माध्यिका वह क्या होती है, इस पर हम अंत में चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हमने अब तक क्या जाना? तो हमने अब तक जाना है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, पहले भाग में हमने देखा। उसके बाद दूसरे भाग में हमने देखा त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियाँ। अंतःकोण का प्रमेय या दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय क्या है? तो किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, यह आकृति है, तो इसमें 3 कोण के नाम दिए गए हैं, जिसमें से P और Q त्रिभुज के अंतःकोण हैं और यहाँ पर R पर जो बना कोण है वो बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का माप यह किसके बराबर होता है? दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। यह हमने पिछली लेसन में देखा। उसके बाद हम त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी पर हमने चर्चा की थी और हमें 4 कसौटियाँ मिली थी। को भू को कसौटी पहली, यानी कोण भुजा कोण कसौटी। दूसरा है भुजा कोण भुजा, यानी भू को भू कसौटी। और तीसरा है भू 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 अर्थात भुजा 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 कसौटी। ये सामान्य किसी भी त्रिभुज के लिए है। और चौथा स्पेशल था समकोण त्रिभुज के लिए, कर्ण भुजा कसौटी। इन चारों कसौटियों में को और भू का अर्थ आपको पता ही है। भू मतलब भुजा, को मतलब कोण। और ये किस तरह से लागू हुआ, कैसे वो सर्वांगसम होते हैं, इसकी चर्चा भी हमने दूसरे भाग में की थी। अब हम देखते हैं आज की चर्चा का पहला घटक, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 33 पर विस्तार से दर्शाया गया है। तो हम केवल स्क्रीन पर अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे, देखकर समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर लिखने की बात आएगी, देखकर नोट करने की बात आएगी, थ्योरम को लिखने की बात आएगी,
वहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का उपयोग अवश्य करेंगे, ऐसी आपको सूचना भी दी जाएगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय देखते हैं। यह एक त्रिभुज है, नाम ABC, त्रिभुज ABC, और यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC ये दो भुजा सर्वांगसम है। दो भुजा सर्वांगसम है, इसलिए इसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज है। अब भुजा AB की सम्मुख एक कोण है C, और दूसरी भुजा जो है सर्वांगसम AC, उसके सम्मुख एक कोण है B। तो दोनों सर्वांगसम भुजा के सम्मुख कोण यहाँ पर क्रमशः C और B हैं। अगर हम माप कर देखें, B का माप कितना है आप देख रहे हैं, 72 डिग्री 72 अंश, और C का माप अगर देखें तो वह भी 72 अंश ही है, 72 डिग्री। मतलब अगर भुजा समान है किसी त्रिभुज की, यानी दो भुजा समान है, तो उसके सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो यह प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा हमने जांच किया कि समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण के माप समान होते हैं। इसी गुणधर्म को प्रमेय नाम दिया गया कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। और प्रमेय को जब हम सिद्ध करते हैं, उसमें दत्त यानी दिया गया कथन, साध्य हमें सिद्ध क्या करना है वह कथन, फिर उसके बाद अगर हमें रचना की ज़रूरत है, कुछ नया बनाना है इस आकृति में, तो रचना लिखते हैं, और अंत में हम कैसे उसको सिद्ध करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसे हम उपपत्ति भी कहते हैं। तो शुरू में दत्त अर्थात किसी भी प्रमेय के जो वाक्य है उसमें दो भाग होते हैं। दिया गया भाग जानकारी यदि से शुरू होता है वह दत्त होता है। तो त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम है, यह दिखाई दे रहा है आपको, तो ये दत्त है। दत्त है कि दो भुजा एक त्रिभुज की सर्वांगसम है, यह दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, ये दत्त है, दिया गया है। और ये सब कथन आकृति को देखकर ही हम लिखते हैं उसके नाम को। तो दत्त तो हो गया। उसके बाद हम साध्य पे चलते हैं। साध्य मतलब प्रमेय का वाक्य का दूसरा हिस्सा, जो कि तो के बाद शुरू होता है, यदि से पहला हिस्सा और तो के बाद दूसरा हिस्सा। तो साध्य क्या करना है, जो आखिरी हिस्सा है कि सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, ये सिद्ध करना है। अर्थात आकृति के अनुसार कोण ABC और कोण ACB सर्वांगसम है, यह हमें सिद्ध करना है। तो दत्त और साध्य कैसे लिखते हैं ये आपने जाना। अब अगर हम बिना कुछ रचना किए अगर सिद्ध करते हैं तो रचना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें रचना करनी होगी। क्या रचना करनी होगी, अब हम जो शीर्ष बिंदु है A, वहाँ से उस कोण को समद्विभाजित करेंगे, यानी कोण BAC को दो भागों में, समान दो भागों में बांटने के लिए एक रेखाखंड खींचेंगे। तो रचना हुआ कि कोण BAC का एक समद्विभाजक खींचा। तो हमने खींचा कि जो BAC को दो समान भागों में बांट दे, उसका नाम हमने रख दिया AD, और D जो है वो BC पर है। अब यह समद्विभाजक खींच दिया हमने। अब दो त्रिभुज बन गए यहाँ पर, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ACB। ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, और त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो संगत कोण भी सर्वांगसम होंगे, और हम लिख सकेंगे कि कोण ABC और कोण ACB सर्वांगसम है। तो इसकी उपपत्ति आप पाठ्य पुस्तक से देखकर पूरा कर लेंगे। क्या लिखना है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। तो दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो एक भुजा AD दोनों में है। कोण चूंकि समद्विभाजक बनाया है हमने कोण का, इसलिए वो दोनों कोण भी सर्वांगसम हुए।
और जो भुजा ए बी और ए सी वह दिया गया है पहले से ही कि त्रिभुज की भुजा सर्वांगसम है। तो भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे और उसके बाद संगत कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। इसकी उत्पत्ति आप पाठ्य पुस्तक से देखकर अच्छी तरह से लिखेंगे पेज नंबर 33 पर। तो हमने भू कसौटी से त्रिभुज सिद्ध किया। ये पहला तरीका था जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इसी को हम दूसरी कसौटी से भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। ये आकृति है, हमने पहले ही जाना त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी सर्वांगसम हैं और उसके सम्मुख कोण बी और सी हैं। प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। दत्त जैसा कि दिया गया है पहला हिस्सा, त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हैं ए बी और ए सी। साध्य है उनके सम्मुख कोण सर्वांगसम है, यह हमें सिद्ध करना है। कोण ए बी सी और कोण ए सी भी सर्वांगसम है, यह हमें सिद्ध करना है। और यहाँ पर अब दूसरा तरीका है रचना में। पहले हमने कोण समुद्रभाजक खींचा कोण ए का। अब क्या करते हैं, कोण ए से बिंदु शीर्ष बिंदु ए से बी सी पर एक शीर्ष लंब खींचते हैं। तो ए डी लंब खींचा, समकोण बन गया। वो लंब खींचते ही वो समकोण हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज को ध्यान से अगर हम देखें तो ए डी लंब बी सी है ही है। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखें तो दो छोटे समकोण त्रिभुज बन गए हैं। ओके, तो उत्पत्ति में क्या बदल जाएगा, कर्ण जो है वो भुजा है वह त्रिभुज की तो सर्वांगसम है, दिया गया है। और एक भुजा ए बी सामान्य है, भुजा ए डी सामान्य है। तो कर्ण भुजा प्रमेय से भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। और त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो जो संगत कोण है बी और सी वह भी सर्वांगसम होंगे। तो यह एक दूसरा तरीका था। चाहे भू को भू से सिद्ध करिए, चाहे कर्ण भुजा प्रमेय से सिद्ध करिए। तो पहला हमने देखा आज के चर्चा घटक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। दूसरी चर्चा 30, 60, 90 का गुणधर्म। हमने पिछली कक्षा में भी इसकी चर्चा की है। क्या होता है ये? तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, 30, 60, 90 मतलब एक 90 है, एक मतलब समकोण त्रिभुज ही हुआ। बाकी दो कोण 30 और 60 अंश के हैं। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज में इसको चेक करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी सी में बी समकोण है 90 अंश का और पी क्यू आर में क्यू समकोण है 90 अंश का। पहले त्रिभुज में ए जो है वो 30 अंश का है और सी जो है वो 60 अंश का है। तो ये 30, 60, 90 का त्रिभुज हुआ। और दूसरे त्रिभुज में P जो है 30 अंश का है और R जो है वो 60 अंश का है। तो क्या गुणधर्म मिलता है इसमें? तो भुजा की लंबाइयों का गुणधर्म है इसमें। क्या है, हम प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस पट्टी से इस भुजा को मापा, फिर से माप पीछे चले गया तो इसकी लंबाई मिली 4 सेंटीमीटर। ओके, ये भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है जो कि 30 अंश के सामने की है। अब क्या करते हैं, कर्ण की लंबाई नापते हैं। तो कर्ण की लंबाई हम देख रहे हैं वह 8 सेंटीमीटर है। गुड। तो इस त्रिभुज में हमें दिखा कि जो कर्ण की लंबाई है उसकी आधी जो है वो 30 अंश के सामने की भुजा की लंबाई है। चलिए, एक त्रिभुज में हो सकता है संयोग हो, दूसरे त्रिभुज में चेक करते हैं। अलग आकार का है, इसमें 30 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई है 1.2.5 सेंटीमीटर और इसके
कर्ण की लंबाई चेक करते हैं तो यह है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कर्ण की लंबाई जो है वो 30 अंश के सामने जो भुजा की लंबाई है उसका दुगना है, या दूसरी भाषा में हम कहें कि दोनों त्रिभुजों में 30 अंश के सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई कर्ण की लंबाई के आधा है, हाफ है, 1/2 गुना है। तो यहाँ पहले त्रिभुज में BC बराबर AC का आधा और दूसरे त्रिभुज में QR बराबर PR का आधा। तो 30, 60, 90 के त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा की लंबाई कर्ण की आधी होती है। पेज नंबर 35 पर है ये आपके। तो यह त्रिभुज ABC 30, 60, 90 का यह त्रिभुज, और हमने अभी चेक किया प्रयोग द्वारा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 तथा 60 अंश हों तो 30 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की आधी होती है। यह 30, 60, 90 का एक गुणधर्म है। तो AB की लंबाई जो कि 30 अंश के सामने की है वह कर्ण AC की आधी होगी इस आकृति में। यह पहला गुणधर्म मिला, इसे याद रखेंगे हम कि किसी भी 30, 60, 90 के त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा की लंबाई कर्ण की हमेशा आधी होती है। उसी प्रकार अगर हम चेक करें 30, 60, 90 के त्रिभुज में तो एक भुजा और है जो कि 60 अंश के सामने की भुजा होगी, और उसकी लंबाई अगर हम कैलकुलेट करें तो वह कर्ण की लंबाई की कर्णी 3/2 गुना होगी। कितनी होगी? कर्णी 3/2 गुना होगी। 30 अंश के सामने की भुजा 1/2 गुना होती है कर्ण की, और 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की कर्णी 3/2 गुना होती है। तो 30, 60, 90 में यह दो गुणधर्म हमें मिलता है। तो यहाँ BC जो है वो 60 अंश की सम्मुख भुजा है, इसकी लंबाई होगी कर्ण AC की कर्णी 3/2 गुना। तो 30, 60, 90 में हमें यह दो गुणधर्म मिला भुजाओं की लंबाइयों और कोणों से संबंधित। अब चलते हैं तीसरा गुणधर्म जो कि 45, 45, 90 अंश का गुणधर्म है, यानी ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसकी दोनों न्यून कोण 45, 45 अंश के हैं। तो दोनों न्यून कोण समान अंश के हैं, समान माप के हैं, तो उनकी भुजाएं भी समान होंगी। यह एक तरह का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही होता है। तो इस आकृति में त्रिभुज ABC में B समकोण है और A और C 45, 45 अंश के हैं। तो AB और AC जो है वो AB और BC यहाँ समान होंगे, और इनकी लंबाई जो है वो कर्ण की लंबाई की यानी AC की लंबाई की 1/2 गुना होगा। एक गुणधर्म इसमें कि दोनों जो भुजाएं हैं आधार और ऊंचाई उसकी लंबाई कर्ण की 1/2 गुना होती है। तो 45, 45, 90 का गुणधर्म कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 45, 45 अंश हों तो 45 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की आधी होती है। सॉरी, आधी नहीं, 1/2 गुनी होती है। ध्यान रखिए, आधी नहीं होती है। अब पेज 36 पर इसे सिद्ध किया गया है। हम उसे फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह भर लेते हैं। ध्यान से देखते हैं कैसे सिद्ध हुआ ये। तो आकृति में जो भी जानकारी दी गई आपको दिखाई दे रहा है
तो हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस समकोण त्रिभुज में, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। और ए बी और ए सी तो समान है, 45 45 के सामने की भुजा है ये, तो ए बी को हम 2 बार लिख देंगे, बी सी की बजाय भी ए बी लिख देते हैं। तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर हुआ। जोड़ देंगे तो 2 ए बी स्क्वायर वो बराबर किसके हुआ, ए सी स्क्वायर के। इसका मतलब ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटे 2, अर्थात ए बी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर का वर्गमूल ए सी और बटे 2 का वर्गमूल बटे कर्णी 2, अर्थात ए बी बराबर 1 बटा कर्णी 2 गुना ए सी। तो हमें मिला 45 45 90 का प्रमेय कि 45 अंश के सामने की भुजा कर्ण की 1 बटे कर्णी 2 गुनी होती है। अब है त्रिभुज की माध्यिका। 4 पॉइंट है बच्चों, बहुत आसान है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतने सारे मुद्दे हम सीख रहे हैं। एक एक मुद्दे को बारीक से देखेंगे तो बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट इसमें है त्रिभुज की माध्यिका, पेज नंबर 36 पर। नाम ही है माध्यिका, यानी यह निश्चित किसी मध्य भाग को दर्शाने वाला है। क्या है जरा देखते हैं। कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। हर त्रिभुज में शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु। तो हर त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के सामने उसकी सम्मुख शीर्ष भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो हर भुजा के मध्य बिंदु, अब यहाँ पर हम एक का ही उदाहरण लेंगे। एक त्रिभुज में एक बी सी ए भुजा है, सम्मुख शीर्ष बिंदु ए के, उससे बी सी के मध्य बिंदु को अगर जोड़ें, ये मध्य बिंदु है, नाम दे दिया डी। चूंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए बी डी और बी सी समान होंगे, 2 समान टुकड़ा हो गया। ए से डी को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, यानी मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड शीर्ष बिंदु से, इसे ही कहते हैं त्रिभुज की माध्यिका। तो माध्यिका पहचान लिया आपने, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, यह माध्यिका है। और हर त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। दूसरे त्रिभुज में देखते हैं क्यू पी, इस भुजा के मध्य बिंदु को दिखाया गया है, नाम है उसका टी, इसलिए क्यू टी और टी पी जो है 2 भागों में बट गए समान। अब आर से टी को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होगा वह त्रिभुज पी क्यू आर की एक माध्यिका होगी। तो यह है माध्यिका। माध्यिका आपने पहचान लिया। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका होती है। आगे समझ में। तो पहले आकृति में ए डी माध्यिका है ए बी सी में, और पी क्यू आर त्रिभुज में आर टी माध्यिका एक माध्यिका है जो कि दिखाई गई है। तो सामान्य त्रिभुज की माध्यिका आपने देख ली। अब एक स्पेशल त्रिभुज समकोण त्रिभुज की माध्यिका क्या है उससे भी देख लेते हैं। बहुत आसान बात है। यह एक त्रिभुज ए बी सी और बी पर समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसकी माध्यिका देखते हैं, समकोण से खींची जाने वाली माध्यिका। तो कर्ण ए सी का मध्य बिंदु खींच दिया हमने डी। अब बी से डी को जो जोड़ेंगे वो माध्यिका होगी। ए डी और डी सी समान ही है, तो ये बी डी जो है अब इस समकोण त्रिभुज की माध्यिका होगी जो कि समकोण से खींचा गया है। तो क्या संबंध है इसमें, तो माप कर देखेंगे। कर्ण की लंबाई है यहाँ पर कितनी आप देख रहे हैं, 9 सेंटीमीटर। तो ए सी 9 है और
माध्यिका की लंबाई हम देखते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो माध्यिका 4.5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि AC का जो दो हिस्सा है 4.5 उसी के बराबर माध्यिका भी है, अर्थात कर्ण की आधी है। तो समकोण त्रिभुज की जो माध्यिका है वह कर्ण की लंबाई की आधी होती है। तो रेखा BD यहाँ माध्यिका है और BD 4.5 है, AC 9 सेंटीमीटर है। तो BD जो है वो आधा है किसका? AC का। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई जो माध्यिका है, ध्यान रखो कर्ण पर खींची गई माध्यिका वो कर्ण की लंबाई की आधी होती है। चलिए हम सीधे प्रश्न संग्रह की ओर चलते हैं। 3.3 प्रश्न संग्रह पेज नंबर 38 पर है ये। तो मैं कुछ हिंट दूंगा, कुछ हिस्सा जो बाकी रहेगा उसे आप स्वयं पूरा करेंगे। किताब का ही प्रश्न है, आकृति 3.37 में जानकारी देखें। तो यह आकृति है, दो त्रिभुज जुड़े हुए हैं, नाम है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC। उनमें भुजाओं की लंबाई AB और AC समान है, नीचे वाले में BD और DC समान है। नीचे त्रिभुज में B का मान 60 अंश दिया गया है, ऊपर के त्रिभुज में C का मान 50 अंश दिया गया है। तो ऊपर वाले त्रिभुज में B का मान यानी X का मान बताना है और नीचे वाले त्रिभुज में C का मान अर्थात Y का मान बताना है। तो X और Y का मान आप बता लेंगे, फिर ABD और ACB यानी जो B और C पे बड़े कोण बने हैं दोनों, वह आसानी से बना देंगे। जब X Y पता चल गया तो जोड़कर हम वो निकाल ही लेंगे। तो शुरू कैसे करेंगे? त्रिभुज ABC ऊपर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, निशान से पता चल रहा है, जानकारी से पता चल रहा है, इसलिए उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होंगे, अर्थात कोण ABC और कोण ACB ये सर्वांग सम। गुणधर्म हमें पता ही है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। अब चूंकि ABC X है और ACB 50 है तो X बराबर 50 मिल गया। ओके, ठीक उसी प्रकार त्रिभुज DCB भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ भी सम्मुख कोण सर्वांग सम होंगे। तो कोण DCB और कोण DBC ये सर्वांग सम हुए। DCB Y है और DBC दिया गया है 60, तो Y बराबर 60। तो X का मान 50 अंश, Y का मान 60 अंश हो गया। अब बाकी जो त्रिभुज के कोण बचे हैं उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 हो तो उस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति की कोई विशेष जरूरत नहीं है, नाम समकोण त्रिभुज है, कर्ण की लंबाई दी गई है, माध्यिका की पूछी गई है, तो हम सीधे सीधे कर्ण लिखेंगे, 15 दिया गया है, माध्यिका पूछा गया है। और हमें अच्छी तरह से पता है यह प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है, इसलिए माध्यिका बराबर 1/2 गुणे कर्ण, अर्थात 1/2 गुणे 15। हल करने पर आएगा 7.5। तो माध्यिका की लंबाई हो गई 7.5। बहुत ही आसान सा यह प्रश्न रहा। चलिए अब तीसरा जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम। त्रिभुज PQR में Q 90 दिया गया है यानी समकोण है, PQ 12 है, QR 5 है तथा QS भुजा PR पर माध्यिका है। तो QS की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आकृति देखेंगे, यह त्रिभुज PQR बना दिया हमने, Q 90 है ये भी बना दिया हमने, PQ 12 है और PR पर एक माध्यिका है, बिंदु S है। तो PS और SR समान हो गए और QS माध्यिका है। और लंबाइयाँ क्या क्या दी गई है? लंबाइयाँ दी गई हैं PQ 12
QR 5 ये दिया गया है। तो QS निकालना है मतलब माध्यिका की लंबाई निकालना है, और माध्यिका की लंबाई निकालना है समकोण त्रिभुज में तो कर्ण की लंबाई का पता होना चाहिए। तो पहले हम कर्ण की लंबाई निकालेंगे, बहुत आसान है, ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से हम PR की लंबाई निकालेंगे। तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। तो यह हो गया PQ 12 का वर्ग, QR 5 का वर्ग, 12 का वर्ग हो गया 144, 5 का वर्ग 25, दोनों मिलाकर हो गए 169 169। तो PR का वर्ग 169 अर्थात PR बराबर 169 का वर्गमूल। और यह किसका है वर्गमूल? 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल 13। तो हमें मिला PR का मान 13, तो कर्ण मिल गया 13। तो अब माध्यिका आप बता ही लेंगे आसानी से, कैसे? तो PR 13 मिल गया, और हमें अच्छे तरह से पता है QS माध्यिका है, तो माध्यिका की लंबाई क्या होगी? यह होगी कर्ण की आधी, यानी PR की आधी, 1/2 गुणे PR। तो कर्ण माध्यिका गुणधर्म हमें पता ही है, तो 1/2 गुणे PR वो है 13। हल कर देंगे तो आ गया 6.5 6.5। देयरफॉर QS इक्वल टू 6.5। QS का मान 6.5 हमें प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।